सबसे पहले मोशन क्या होता है, और मोशन के पहले एक और चीज पोजीशन क्या होती है। जो ऑब्जेक्ट जहां पर रहता है वो उसकी पोजीशन है। पोजीशन को बताने के लिए कि ये एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, इस पोजीशन को बताने के लिए हमको एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। उस सिस्टम में एक पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन जैसे अगर मैं ये कहूंगा कि ये कितनी दूर रखा है, तो मैं बोलूंगा कि ये 1 मीटर दूर है। आप बोलोगे ये 3 मीटर दूर है। तो कौन सच बोल रहा है? तो आंसर है हम दोनों सच बोल रहे हैं, क्योंकि मैं यहां से नाप रहा हूं, आप वहां से नाप रहे हैं। तो जहां से हम नापना शुरू करते हैं उस जगह को हम कहते हैं ओरिजिन। क्या नाम है उसका? ओरिजिन। तो ये ओरिजिन होता है। उसके बाद ओरिजिन के बाद अगली चीज जो हम डिसाइड करते हैं वो है डायरेक्शंस। ओरिजिन, the point from where we start the measurement. The point from where we start the measurement. दूसरा एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है डायरेक्शन। डायरेक्शंस। हमने क्या किया, अपने रेफरेंस के लिए हमने इकट्ठे बैठ के डिसाइड किया कि इस दिशा को, ये एक डायरेक्शन है, ये भी एक डायरेक्शन है, 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। तो टोटल कितनी दिशाएं हो गई? 6। इन 6 डायरेक्शन को हमने और सिंप्लीफाई किया और शॉर्टकट लगाया और लगाकर इस 6 के 3 बना दिए। 3 कैसे बना दिए? इस तरफ की डायरेक्शन और इस तरफ की डायरेक्शन, ये दोनों एक लाइन में है। इस लाइन को हमने मान लिया x और ये बोला कि जब हम यहां से इधर जाएंगे तो हम बोलेंगे हम +x में जा रहे हैं, और इधर जा रहे थे तो -x में जा रहे हैं, लेकिन मानेंगे x। उससे क्या हुआ कि हमको x, y, z, a, b, c 6 दिशा नहीं माननी पड़ी। x में काम चल गया, इसको बना दिया हमने +y -y, इसको बना दिया +z -z। तो हमको कितनी माननी पड़ी डायरेक्शन? 3, x, y, z। इन तीनों को हमने बोला 3 डायरेक्शन। कौन सी? एक्सिस। तो एक चीज है ओरिजिन और एक चीज है डायरेक्शन यानी एक्सिस। इन दोनों को मिलाकर हमने एक सिस्टम बनाया। ये x, y और एक ऐसा अंदर गहरा जाता हुआ जो कि ऐसा रहेगा, ये z। इस तरह से 6 दिशाओं को, all the 6 directions are covered like this. ओके। अब इसमें हमने ये एक सिस्टम बन गया। ये जो पॉइंट है ये हमने मान ली ओरिजिन। ये डायरेक्शन कौन सी और ओरिजिन कौन सी? ओरिजिन और एक्सिस के बारे में एक चीज याद रखनी है कि ये दोनों आर्बिट्रेरी होते हैं। आर्बिट्रेरी शब्द का क्या मतलब है? आर्बिट्रेरी मतलब जैसा हम चाहेंगे, जैसा हम फैसला करेंगे। जैसे कि अगर हमें इसका डिस्टेंस नापना है तो ओरिजिन यहां है कि वहां है, तो हमारा आंसर है कि हम फैसला करेंगे।
अगर मुझे नापना है तो मैं ओरिजिन यहां मानूंगा, आपको नापना है तो आप ओरिजिन वहां मानूंगा। तो हम ये पूछेंगे नहीं कि ओरिजिन कहां, हम ये मानेंगे कि ओरिजिन कहां। अगर कुछ हमको मालूम है कि ओरिजिन उस कोने में है, वेरी गुड, नहीं तो हम मान लेंगे जहां से हमारी इच्छा है। नॉर्मली ऑब्जर्वर कहीं भी मान सकता है उसको, जहां पर वो खुश होता है वहीं मान लेता है। ठीक, दूसरा x किधर लेना है, ये x है कि ये x है कि ये x है, तो आंसर है ये भी आर्बिट्रेरी, हम जैसा चाहे x ले सकते हैं। x y z बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली खड़े करके देखिए, 90 90 90 आता है, यस, ये x y z एक्सिस है। अब मैं अगर चाहूं तो ये x ऐसा बना, ये है x, ये है y, ये है z, तो क्या ये गलत है? तो इसका आंसर है कि x y z की जो कंपल्सरी कंडीशन हमने सोची वो ये है कि तीनों के बीच 90 डिग्री रहना जरूरी है। बाकी पॉइंटिंग समवेयर ये जरूरी नहीं। जैसे अगर मेरी इच्छा है तो मैं ऐसा x मान लूंगा तो ये ओरिजिन मानूंगा, y किधर मानूंगा वो भी मेरी इच्छा है, ये मैंने y मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा z। z की शर्त क्या है कि इस पर और इस पे दोनों पे 90 रहेगा। तो ये कंडीशन क्या है, डायरेक्शन पे और एक्सिस पे उसको 90 डिग्री रहना जरूरी है। ये एक्सिस की कंडीशन। इस तरह से एक पॉइंट जहां से मैं नापना शुरू करता हूं वो ओरिजिन है, और उसके चारों तरफ दिशाओं को एक्सिस में मैं खुद डिवाइड कर लेता हूं कि एक तरफ x दिशा मानूंगा, एक तरफ y, एक तरफ z। शर्त क्या है हमारे सिस्टम का कि तीनों को एक दूसरे पे 90 डिग्री रहना चाहिए। ये है x y z कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो ये एक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अच्छा, अब अगली चीज जो हम कर रहे थे, व्हाट इज मीन बाय पोजीशन। कोई ऑब्जेक्ट जहां पर है वो लोकेशन उसकी पोजीशन कहलाती है। लेकिन ये यहां पर है तो ये इसकी पोजीशन है, वो वहां है तो वो उसकी पोजीशन है। लेकिन ये कुछ बात साफ नहीं हुई, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग हर क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं, तो हमको उसका मेजरमेंट चाहिए पोजीशन का। तो पोजीशन का मेजरमेंट कैसे किया जाएगा? तो पोजीशन का मेजरमेंट हमेशा ओरिजिन से किया जाएगा। याद रखिए, पोजीशन को कहां से नापना है? ओरिजिन से। और ओरिजिन कहां पर होता है? जहां हमारी इच्छा है। ओरिजिन का कोई नियम नहीं है। अगर किसी ने बताया, कोई नियम बताया तो ठीक है, वहां रहेगी ओरिजिन, और अगर नहीं बताया तो जहां हमारी इच्छा है हम वहां ओरिजिन को मानेंगे। ठीक है, ओरिजिन को भी हम मानेंगे और x y z डायरेक्शन को भी हम मान लेंगे। हमने यहां ओरिजिन मानी, ये x y और z डायरेक्शन ऐसे मान ली, x इधर y इधर z अंदर की तरफ। ये ऑब्जेक्ट यहां पर है पोजीशन। ओरिजिन से पोजीशन को हमने मिला देना है। ओरिजिन से पोजीशन को ये हमने ऐसे मिला दिया, ये पोजीशन यहां पर है। ओरिजिन से पोजीशन तक जो लाइन जाती है वो हमको दो तरह की इंफॉर्मेशन देती है। अगर इस लाइन की लेंथ को हम नाप लेंगे तो हमको बताया जाएगा कि ये पोजीशन कितनी दूर है, ऑब्जेक्ट कितना दूर है। दूसरा, ये हमको डायरेक्शन बताएगा। जैसे ये ट्यूबलाइट की पोजीशन कहां है, तो मैं कहूंगा इधर है 2 मीटर, तो ये आपको क्या बता रहा है? डायरेक्शन। और बोल के मैं आपको क्या बता रहा हूं? डिस्टेंस। तो दो चीजें मुझे बतानी पड़ती हैं, डायरेक्शन और डिस्टेंस। तो ये वो पंखा कहां है, तो मैं बताऊंगा पंखा इस डायरेक्शन में है और 5 मीटर दूर। तो इस तरह से पोजीशन के लिए हमको दो चीजें बतानी पड़ती हैं। वो दोनों चीजें हमको कौन इन्फॉर्म करता है? ये लाइन।
ये हमने देखा 1 2 3 जो भी हमने स्केल माना कि ये कहां पर है 3 मीटर। कहां है 3 मीटर? इस डायरेक्शन में। तो ये लाइन हमको इसकी पोजीशन बताती है। तो इस लाइन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कौन होता है? ओरिजिन से लेके किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन तक अगर एक लाइन खींचेंगे, उसमें एरो बनाएंगे, तो इस लाइन को क्या कहा जाएगा? पोजीशन वेक्टर। क्यों? ये हमको कौन सी दो इंफॉर्मेशन देती है? डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बताती है और दूसरा उसकी डायरेक्शन बताती है। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डायरेक्शन की बात की थी। कितनी डायरेक्शन होती है? 6। कौन सी? 6। तो उसको हमने कितना बना दिया? 3। क्या क्या नाम? x y z। अच्छा, x के कौन से दो टाइप? प्लस माइनस, y भी प्लस माइनस, z भी प्लस माइनस। तो ये 6 डायरेक्शन जिसको हम नॉर्मल भाषा में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा कहते हैं, तो हमने वो नाम हटा दिया। हमने ज्योमेट्री में क्या नाम बना दिए? x y z। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हाँ, तो ये हमने 6 दिशाओं के लिए शॉर्टकट बनाया 3, प्लस x माइनस x, प्लस y माइनस y, प्लस z माइनस z। ओके। अब किसी भी पॉइंट की लोकेशन हम कैसे बताते हैं? तो मुझे लोकेशन बतानी है, मान लीजिए इस कैमरे की लोकेशन बतानी है और ये जो कॉर्नर है ये ओरिजिन है। यहां से नापना शुरू करना है। हमको 3 डायरेक्शन मालूम है। इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे x, इस डायरेक्शन को बोलेंगे y और इस डायरेक्शन को बोलेंगे z। हमको चलना अलाउड है, लेकिन सिर्फ x की तरफ मुंह करके या y की तरफ या z की तरफ। टेढ़ा जाना अलाउड नहीं है। ठीक। अब यहां पर हम कैसे पहुंचेंगे? तो यहां से हम x की डायरेक्शन में चले 1 2 2 मीटर। x की डायरेक्शन में कितना चले? 2 प्लस या माइनस? तो आंसर है प्लस। तो 2x। उसके बाद हमने अपना मुंह इधर किया। ये कौन सी डायरेक्शन है? y प्लस की माइनस? प्लस x y। ओके, ठीक है। हमारी इच्छा है हम जिधर मान लें, तो हमने इसको बोला y प्लस। यहां से हम गए तो यहां से हमको इधर जाना पड़ा, मान लो 3 मीटर। तो y की तरफ कितना गए? 3 मीटर। 3y। उसके बाद वहां पहुंच गए, उसके नीचे, फिर वहां से हम ऊपर गए 1 मीटर। किस डायरेक्शन में? z। अब हमारा पूरा रास्ता क्या बना? पहले हम कितना चले? 2x। फिर हम कितना चले? 3y। तो हमने ये प्लस लगा दिया क्योंकि y हमने कैसा लिया था? प्लस। फिर ऊपर की तरफ z प्लस होता है, तो हमने क्या लिया? प्लस 1z। जब ओरिजिन से हम 2x प्लस 3y प्लस 1z चले तो इस कैमरे तक पहुंच गए। तो ये 2x प्लस 3y प्लस 1z इस कैमरे का कोऑर्डिनेट कहलाएगा। इस कैमरे के कोऑर्डिनेट्स या वेक्टर कहलाएगा। पोजीशन वेक्टर ये होता है R। अच्छा, 2x प्लस 3y प्लस 1z। दूसरा हमने कहा ये अपने जानते हैं। वहां से एक रस्सी बांधो और ऐसे लाइन खींचो, यहां तक ले आओ। ये उस रस्सी को इमेजिन करिए, एक धागा ऐसा बंधेगा,
ये जो धागा ऐसा बंधेगा, हम बोलेंगे भैया ओरिजिन में खड़े हो जाओ और धागे के साथ देखना, थोड़ी दूर में जाके ये कैमरा आपको दिख जाएगा। तो वो धागा क्या है? वो धागा है पोजीशन वेक्टर। वो धागा क्या है? पोजीशन वेक्टर। ये क्या है? ये है कि हम पहले x की तरफ कितना दूर गए? 2, फिर y की तरफ कितना गए? y की तरफ हम गए 3, फिर वहां से z की तरफ कितना गए? 1, z की तरफ 1 और यहां पहुंच गए। ये रास्ता कैसा रास्ता है? x y z का रास्ता है। ये रास्ता कैसा है? स्ट्रेट रास्ता है। तो किसी भी पॉइंट पर हम दो रास्ते से पहुंच सकते हैं, x y z से भी पहुंच सकते हैं और डायरेक्ट r से भी पहुंच सकते हैं। अब r से जब हम पहुंचते हैं किसी पोजीशन पर, तो उसको स्पेसिफाई करने में, उसको लिखने में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। कितने एंगल पर r है हमको नहीं मालूम, कितना दूर नापेंगे, कैसे नापेंगे नहीं मालूम। इसलिए हम x y z वाला तरीका ज्यादा अच्छा मानते हैं। बाद में मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए भी x y z का तरीका ज्यादा अच्छा होता है। तो ये x y z ये क्या चीज है? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के 3 एक्सिस है, 3 डायरेक्शन है, प्लस और माइनस। ऐसे करेंगे तो 6 हो जाएगी, अदरवाइज 3 एक्सिस है। और कोई भी पॉइंट को इसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। r, अगर हम इसको r मान लें तो वो r किसके बराबर है? उस r पर चलकर आइए, आप यहां पहुंचेंगे। 2x 3y और 1z चाहिए तो भी वहीं पहुंचेंगे। ऐसा चलोगे तो भी वहां पहुंचोगे, r से चलोगे तो भी वहां पहुंचोगे। इसलिए ये दोनों आपस में कैसे हो गए? तो आंसर है ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। r इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 1z। ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स। इसमें थोड़ा सा और आप समझ सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्चुअली ये 2 is x coordinate, 3 is y coordinate and 1 is z coordinate। 2, 3 and 1 x, y, z एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये पोजीशन को हमेशा हम इन कोऑर्डिनेट्स में बता सकते हैं। जैसे अगर मुझे उस पंखे का कोऑर्डिनेट बताना है तो मैं हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट बताऊंगा, ये ऐसे 2 मीटर, फिर मैं ऐसे चल के गया 5 मीटर, पंखा आ गया, तो y कोऑर्डिनेट कितना हुआ? 5, फिर 2 मीटर ऊपर गया तो z कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2। तो कुल कोऑर्डिनेट मुझे कितने मिले? 2, 5, 2। These are coordinates of that frame. 2, 5, 2 are the coordinates of that frame. तो इस तरह से जब 3 कोऑर्डिनेट लिखे रहेंगे तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि पहला कोऑर्डिनेट किसके बारे में है? x, y और z। इस तरह से ये 3 कोऑर्डिनेट बताए जाएंगे। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, अब उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 5, z। इसके कोऑर्डिनेट हमने बताए थे 2, 3, 1। इसी तरह से अगर मैं कोऑर्डिनेट बताऊंगा 2, -2, -1, ये कहां होगा? तो हम 2 इधर चलकर आए, -2 इधर अंदर चलेगा, उस तरफ -2, और -1 किधर जाएंगे? वहां से नीचे जाएंगे, वो -1। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट किसके हैं? तो आंसर है ये कोऑर्डिनेट पोजीशन के। अभी जब हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे या वेक्टर पढ़ेंगे उसमें फिर से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बड़े अच्छे से आएगा और ये सारे इक्वेशंस
हम तरीके से पढ़ेंगे कि ये इक्वेशन किस तरह से लिखे जाते हैं, किस तरह से नहीं लिखे जाते। तो अभी मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पोजीशन बताने के लिए हमको कितने कोऑर्डिनेट बताने पड़ते हैं? 3 कोऑर्डिनेट बताने पड़ते हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा कि ये टेबल का पोजीशन है 5 2, 5 ऐसे गया, 2 ऐसे गया, z तो मैंने बोला ही। अगर मैंने z नहीं बोला तो उसका क्या मतलब है? 2 मतलब है कि ये टेबल ऊपर नीचे कहां है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, अगर नहीं बोला गया है तो उस कोऑर्डिनेट को 0 मानना है। इसका क्या मतलब है? जो ओरिजिन का लेवल है वही लेवल इसका है, ऊपर या नीचे नहीं। तो उसका z कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0, क्योंकि हाइट कैसी है? 0। ये डेप्थ के लिए हमने y माना, तो उसके लिए हमने क्या बोला? 3। अच्छा, फिर से देखिए, ये वाला पॉइंट मुझे बताना है। यहां से मैंने ऐसे नापा 3 और ऐसे नापा 2। यहां से ये अंदर कितना है या बाहर कितना है? ये डायरेक्शन है 0, क्योंकि ना तो ये इधर आया है और ना ये उधर गया है। फिर से यहां से इस डायरेक्शन में हम कितना आए हैं? 2। अंदर या बाहर कितना गए? 0। ऊपर कितना आए? 3। तो इसके कोऑर्डिनेट बताइए। पहले x बोलोगे 2, उसके बाद y बोलोगे। देखो भाई, आप लोग दल मत बदलो। y इस ऐसा है कि ऐसा है? नहीं, जो आप मानोगे, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला ये आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी मतलब जैसा हम मानेंगे, हमारी इच्छा। तो पहले आप ये मानो कि ऊपर आप क्या लेना चाहते हो, y की z? y, ठीक है। z किधर लेंगे हम? अंदर की तरफ, ठीक। अब इसके कोऑर्डिनेट बताइए। 2 3 और अंदर की तरफ 0। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 2 3 0। राइट। अच्छा, अब हमने क्या किया, यहां पर ये पॉइंट लिया ऐसे, इधर से हम आए 3, इतना दूर है, ये वाला डिस्टेंस है 1, ठीक। 3 और 1 नहीं, इसको हमने मान लीजिए यहां रख दिया, उसी ओरिजिन के लेवल पे। ऐसा 3 है, ये 1 है। हाइट कितनी है इसकी? कोई हाइट नहीं है, 0। इसके कोऑर्डिनेट बताइए। वेरी गुड। अब उसमें x, y और z को बोलो मत, बाकी तीनों को बोलो। क्या बोलोगे? वेरी गुड। 2 0 3 या 1, जो भी हमने माना। देखो 2 ऐसा, उसके बाद ऊपर जाना है क्या? ऊपर नहीं जाना, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना। तो ये y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0। z कोऑर्डिनेट +1, तो 2 0 +1, ये इसकी पोजीशन। अब समझ आया? इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? इसका कोऑर्डिनेट। इस तरह से आप कोऑर्डिनेट बना सकते हैं जिसमें वो कम ज्यादा नहीं हो रहा है। जैसे इस बोर्ड पर मैं जितनी चीजें लिख रहा हूं, ये सब का एक कोऑर्डिनेट 0 है। अभी तक हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं, बताइए इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? z कोऑर्डिनेट 0 है। क्यों? क्योंकि हर शब्द न तो दीवार के अंदर है न दीवार के ऊपर है, सबकी पोजीशन वही है जो ओरिजिन की है यहां से, इसलिए सबका z कोऑर्डिनेट कितना है? 0। ये समझ आया? कौन कौन से कोऑर्डिनेट इसमें बदल रहे हैं? यहां पर लिखता हूं और यहां पर लिखता हूं। कौन कौन सा कोऑर्डिनेट बदला?
वेरी गुड। x बदला और y भी बदला। अच्छा, अब इसमें हम देख रहे हैं ये ऐसा लिखते हैं x कोऑर्डिनेट बदल रहा है, ऐसा लिखते हैं y कोऑर्डिनेट बदल रहा है, तो ये वाला जो प्लेन है इसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे? राइट, एक्स वाई प्लेन। अब मुझे आप ये बताइए इस कमरे में वाई जेड प्लेन कहां है? जिसका एक बॉर्डर वाई हो चेंज हो रहा हो और एक तरफ जेड चेंज हो रहा हो, इस कमरे में। ओके, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ये दीवार और ये छत किस किस से घिरे हुए हैं? ये दीवार में ये क्या बदलता है? वाई। ये क्या बदलता है? ये वाई, ये जेड। तो ये कौन सा प्लेन हुआ? वाई जेड। ठीक, एक्स जेड प्लेन बताओ। सोचिए एक्स किधर होता है? हाथ उधर करो, एक्स किधर होता है? इधर। गुड। जेड किधर होता है? हाँ ठीक है, ठीक बोल रहे हो। देखो एक्स तुमने इधर बताया ना, जेड अंदर बताया। ठीक है, ऐसा करो, ये और ये दोनों घेरेंगे, कौन सा प्लेन बनेगा? यहां पर कौन कौन से प्लेन है? ये वाला और ये वाला, ये और ये। तो ये किसको बनाता है? फर्श को बनाता है कि इसको बनाता है कि इसको बनाता है? वेरी गुड। फर्श भी और फ्लोर, ये जो दोनों फ्लोर हैं, ये दोनों के कौन से प्लेन हैं? ये प्लेन है एक्स और जेड। एक्स जेड, ये दो प्लेन एक्स जेड प्लेन हो गए। ये वाले प्लेन का नाम बताइए। नो, ये देखो ना, ये क्या चीज है? वाई, और ये क्या है? जेड। तो ये कौन सा प्लेन हुआ? वाई जेड। ठीक, ये वाला प्लेन एक्स वाई। एक्स वाई प्लेन में हर जगह पर जेड की वैल्यू 0 रहेगी, न जेड अंदर जाएगा न बाहर आएगा। वाई, ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड। हर जगह पर यहां से इसका डिस्टेंस कैसा है? बराबर। तो इसका एक्स हर जगह कैसा है? एक समान। इसका ये एक्स और वाई प्लेन है, तो इसके हर लोकेशन पर जेड की वैल्यू इक्वल है, या डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा? 0। डिफरेंस 0। जेड की जो वैल्यू यहां है वही वैल्यू यहां है, वही वैल्यू यहां है, वही वैल्यू यहां है। ठीक है, तो ये प्लेन कहलाते हैं। तो इस प्लेन में जब मैं यहां कुछ लिखता हूं और यहां लिखता हूं, ये दो पॉइंट, इसका x छोटा है, इसका x बड़ा है, इसका y बड़ा है तो इसका y छोटा है। तो इस प्लेन में जहां जहां मैं पॉइंट लगाऊंगा क्या क्या चेंज होता जाएगा? x और y। कभी z चेंज होगा क्या? नहीं। इसलिए इस प्लेन का नाम क्या है? xy। तो xy प्लेन में कौन कौन चेंज होगा? x और y। z प्लेन z चेंज नहीं होगा। वैसे ही xz प्लेन, xz कहां है? x की लाइन खींचो, z की लाइन खींचो। हाँ, फर्श है। इस फर्श में या इस छत में यहां हमने एक पॉइंट लगाया, ये दिखाया x 1 मीटर और ये दिखाया z 1 मीटर 1। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 1 1। वहां पॉइंट लगाया तो उसका x हो गया 3 मीटर, z हो गया 2 मीटर। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 3 और z इज इक्वल टू 2। y का क्या है? जितना y यहां है उतना ही y यहां है।
उतना ही y वहां है। y मीन्स हाइट, हर जगह हाइट कैसी है, सेम। तो x z कोऑर्डिनेट में क्या नहीं चेंज होता, y। अब रिलेशन समझ आया, z y में कौन चेंज नहीं होगा, x। तो ये एक जनरल रूल याद रखिए, ठीक है। तो सिंगल डायरेक्शन हमको क्या देती है, एक एक्सिस या एक डायरेक्शन देती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। जब हम प्लेन बनाना चाहते हैं तो प्लेन में हमको दो दिशाएं बतानी पड़ती हैं, या तो एक्स और वाई, या एक्स और जेड, या वाई और जेड, दो बतानी पड़ेगी, तब हम क्या बता पाएंगे, प्लेन। अगर एक्स वाई जेड तीनों बताते हैं तो हम क्या बता रहे हैं, ये कैमरा रखा है, इसका हमने बताया एक्स इतना, वाई इतना, जेड इतना। वो पंखे का एक्स इतना, वाई इतना, जेड इतना। तो कोई चीज यहां है, कोई चीज वहां है, कोई चीज यहां है, कोई चीज यहां है, तो तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं इसके, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। क्यों, ये चीज क्या कर रही है, ये चीज चिड़िया जैसे उड़ रही है, जैसे बर्ड फ्लाई करता है, एरोप्लेन फ्लाई करता है। तो जब वो चिड़िया ऐसे उड़ती है तो उसका कौन कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है और जेड भी चेंज हो रहा है। लेकिन जब हम फर्श पर चलते हैं, हम फर्श पर चलते हैं तो हमारा जेड चेंज नहीं होता, तो हम सिर्फ क्या चेंज करते हैं, एक्स और वाई। कितने कोऑर्डिनेट, दो। एक रेलवे लाइन सीधी रेल की पटरी पर दौड़ती है, न वो लेफ्ट जाती है, न वो राइट जाती है, न वो ऊपर जाती है, न वो नीचे जाती है। उसका वाई मोशन खत्म, उसका जेड मोशन खत्म, एक एक्स मोशन पे जा रही है। तो कितने डायमेंशन पे जा रही है, कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक। ये तीन तरह के मोशन होते हैं, वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन, थ्री डायमेंशन मोशन। किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो हम मोशन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। मोशन में क्या होता है, तो आंसर है मोशन में पोजीशन चेंज होती है। अब पोजीशन हम किस में बताते हैं, पोजीशन हम तीन कोऑर्डिनेट में बताते हैं। तो जब पोजीशन चेंज होगी तो उसके भी तीन तरीके होंगे, या तो एक कोऑर्डिनेट चेंज होता जाएगा, या दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, या तीनों चेंज होंगे। इस तरह से हमने मोशन के भी तीन हिस्से कर दिए और उनके नाम रखे, वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन एंड थ्री डायमेंशन मोशन। तो अब इसको आप लिख सकते हैं वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मोशन। When a particle is moving in a straight line, when a particle is moving in a straight line and its only one coordinate is changing, and its only one coordinate is changing, then this motion is called one dimension motion. Then this motion is called one dimension motion. Example, train moving on a straight track. Train moving on a straight track. एग्जाम्पल समझ आ गया। इसी तरह से सीधे ट्रैक में कोई भी चलेगा, वन डायमेंशन मोशन। अच्छा, सेकेंड लिखिए। हाँ नहीं, फर्स्ट जो लिखा ना आपने, तो इसको एक सेंटेंस और लिखिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन
motion in a line. Motion in a line. अच्छा, मोशन इन लाइन और कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? 1. दूसरा लिखिए 2D मोशन. If a particle moves in such a way, if a particle moves in such a way that its two coordinates are changing, during the motion, then it is called two-dimensional motion. Example: an insect moving and turning on the wall. An insect moving and turning on the wall. Second example: a motorcycle moving in a circle on the ground. Moving in the circle on the ground. A ball thrown towards a target and moving in projectile path. ये इसके एग्जाम्पल हैं. इन सब एग्जाम्पल में आप देखेंगे जैसे हमने एक बॉल को वहां फेंका ऐसे, तो ये बॉल पहले ऐसे ऊपर जाएगी फिर ऐसे नीचे जाएगी. जब ऊपर जाएगी तो इसका वाई बढ़ रहा है, नीचे जाएगी तो वाई चेंज होगा. जब ये ऐसे आगे बढ़ रही है तो इसका एक्स लगातार चेंज हो रहा है. लेकिन आगे बढ़ती हुई, ऊपर जाती हुई, नीचे जाती हुई, ये कभी भी अपने आप लेफ्ट या राइट नहीं जाएगी. तो इसका मतलब कौन सा मोशन इसका खत्म हो गया? ठीक, जेड मोशन इसका खत्म हो गया. ये सिर्फ किसको चेंज कर रही है? एक्स आगे बढ़ रही है, ऊपर और नीचे जा रही, तो क्या चेंज हो रहा है? वाई. जेड नहीं हो रहा. तो कितने डायमेंशन में मोशन हुआ? दिस इज ए टू डायमेंशन मोशन. वैसे ही एक इंसेक्ट वॉल पर ऐसे चलता है और ऐसा मुड़ जाता है, तो ये अपना जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर रहा. जब हम फर्श पर चलते हैं तो हम ना ऊपर जाते हैं ना नीचे जाते हैं, हम अपना एक्स और जेड चेंज करते जाते हैं, पर वाई चेंज नहीं होता. दो ही डायमेंशन चेंज हो रहे हैं. इट इज ए टू डायमेंशन मोशन. अब आप ये देखेंगे ये सब मोशन के लिए हमको किसकी जरूरत होती है? तो आंसर है प्लेन की जरूरत होती है. एक लाइन से हम ये मोशन नहीं कर सकते, क्योंकि हम लाइन छोड़ के ऐसा चले जाएंगे फिर ऐसा चले जाएंगे. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक प्लेन चाहिए. नीचे लिखिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन ए प्लेन.
मोशन इन प्लेन। तो इसमें एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे और चलने के लिए हमको क्या चाहिए? प्लेन। तीसरा 3 डायमेंशनल मोशन, 3D मोशन। Such a motion in which all the three coordinates keep changing. All the three coordinates keep changing is called 3-dimensional motion, 3D motion. Example, a flying bird. Motion of aeroplane. इस मोशन को करने के लिए हमको क्या चाहिए? क्या ये मोशन एक लाइन में हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये मोशन एक प्लेन में हो सकता है? प्लेन में भी नहीं हो सकता। इस मोशन को करने के लिए हमको स्पेस चाहिए। स्पेस में तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं, x, y और z। सो दिस इज मोशन इन स्पेस। So motion in a line, motion in a plane, motion in a space. One coordinate is changing, two coordinates are changing, all three coordinates are changing. This is 1D motion, 2D motion and 3D motion. ठीक है? तो ये हो गया तीन तरह के ये मोशन हो सकते हैं। तो इसमें अब हम लोग इतनी इंफॉर्मेशन के बाद में कुछ चीजें हमने और इसमें पढ़ ली हैं। ओरिजिन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और पोजीशन क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं इसमें से। अभी जो हमको पढ़ना है हमारे सिलेबस में, दैट इज 1 डायमेंशन मोशन एंड 2 डायमेंशन मोशन। 3 डायमेंशन मोशन हम लोगों को इस साल में नहीं पढ़ना। तो अभी हम अब स्टार्ट करते हैं अगला, दैट इज 1 डायमेंशन मोशन। तो जो डेफिनेशन आपने पढ़ी उसके बेसिस पर बताइए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है, थोड़ी देर बाद ये उसकी पोजीशन है और ये ऐसा स्ट्रेट लाइन में है। तो ये जो उसका मोशन है, वेदर इट इज 1 डायमेंशन मोशन और 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन। कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? ओनली 1 या 2 या 3? शुरू की पोजीशन देखिए, लास्ट की पोजीशन देखिए। एक टाइप के कोऑर्डिनेट चेंज हुए, 2 टाइप के चेंज हुए, कि 3 टाइप के कोऑर्डिनेट चेंज हुए? एक कौन सा? करेक्ट, शुरू का पोर्शन आपने अटेंड किया है। एनीवे, हमारा जो x, y, z कोऑर्डिनेट होता है उसके लिए मैंने शुरू में बताया कि हमारे पास उसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, बंधन नहीं है। इससे हम दिखाते हैं x, y, z तीनों डायरेक्शन। ये डायरेक्शन x है, ठीक है। हमको क्या लगेगा कि ये x डायरेक्शन है, तो ये पॉइंट का y लगातार बढ़ते जा रहा है। y x भी बढ़ रहा है और y भी चेंज हो रहा है, तो x और y दोनों चेंज हो रहे हैं। दिस शुड बी ए 2 डायमेंशन मोशन, बट नो। फिर से देखिए, ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम जिसको मर्जी चाहे x मान लें,
चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको। दूसरी चीज, हम जिधर मर्जी इस एक्स को लगा दें, ये ऐसा लगाया, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ऐसा कर दिया, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ऐसा कर दिया, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला हम करते हैं, ये आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां ओरिजिन बनाया, ये उंगली एक्स के लिए है, तो यहां पर ऐसा रखा और ये सिस्टम बना दिया। ये अब ये डायरेक्शन कौन सी है? एक्स। ये डायरेक्शन कौन सी है? वाई। ये कौन सी है? जेड। हमारी मर्जी है, ये एक्स, इसको वाई बना लेते हैं, इसको जेड बना लेते हैं। अब बताइए, ये जो मोशन हो रहा है ये किस डायरेक्शन में हो रहा है? एक्स। क्या ये वाई डायरेक्शन में ऊपर या नीचे ऐसा जा रहा है? नहीं जा रहा। जेड डायरेक्शन में भी ऊपर नीचे अंदर बाहर नहीं जा रहा। तो इसका मोशन किस डायरेक्शन में है? सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। तो ये कैसा मोशन हुआ? वन डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि एक्स बोर्ड ऐसा लगा है, इसका ये मतलब नहीं कि एक्स ऐसा होता है। ये चीज याद रखिए, नॉर्मली हम जहां बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, उसी को हम ऐसा एक्स मान देते हैं, नॉट नेसेसरी। एक्स वाई जेड की परिकल्पना ऐसी बनाई गई है, इमेजिनेशन ऐसा किया गया कि आप स्पेस में जहां मर्जी बनाइए। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरह का है कि आप जहां भी बनाइए, कंपलसरी क्या है? 90 90 90। इसको आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। इस एक्सिस, ये 90 को ऐसे 60 नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड। लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम पकड़ के जिधर मर्जी कर लीजिए। अगर हमको एक्स इधर चाहिए तो हम ऐसा लिख लेंगे, ये अगर एक्स इधर चाहिए तो ऐसा कर देंगे। तो ये पूरा फ्रेम, जैसे ये हमारे हाथ में है, ये ओरिजिन है, इसको आप चाहो ऐसा रख लो, चाहे ऐसा रख लो, चाहे ऐसा रख लो। तो एक्स वाई जेड तीनों को हम चेंज करते जा रहे हैं, जैसा मर्जी, ठीक है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, वो डब्बा जिसके अंदर हम बैठे हैं, ठीक। तो ये वन डायमेंशन मोशन। तो हम बात ये कर रहे थे वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन में किसी भी मोशन में क्या क्या चेंज होता रहता है? तो आंसर है, दो चीजें चेंज होती हैं मोशन में। एक चीज है पोजीशन चेंज होते जाती है और दूसरा चीज है टाइम पास होते जाता है। और ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। सिंपल चीज है, रोज हम देख रहे हैं कोई चीज ऐसे जा रही है, तो जा रही है तो पक्का है टाइम भी बीत रहा है। इस टाइम में यहां पर है, 2 सेकंड में यहां है, 3 सेकंड में यहां है, 4 सेकंड में यहां। तो हर पोजीशन का एक टाइम होता है और एक टाइम पर कोई भी ऑब्जेक्ट दो पोजीशन में नहीं मिलेगा। एक टाइम में एक पोजीशन में मिलेगा। जब पोजीशन चेंज होगी उसी के अनुसार उसका टाइम चेंज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर टाइम, अच्छा, दोनों में से हम किसको रोक सकते हैं? तो आंसर है, हम पोजीशन का चेंज होना रोक सकते हैं, टाइम का चेंज होना नहीं रोक सकते। टाइम तो बढ़ता ही जाएगा, बदलता ही जाएगा। सो एनी ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम का तो बदलना पड़ता है, लेकिन अगर उसके साथ किसी चीज की पोजीशन चेंज हो गई तो हम क्या बोलेंगे कि वो मोशन में। एक पार्टिकल यहां पर है, थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गया, पोजीशन चेंज हो गई। अब आप बोलेंगे ये तो भाई वो है अर्थ घूमी, तो वो ऑब्जेक्ट यहां से वहां चला गया, वो सब नहीं चलेगा। हमने अपना एक ओरिजिन बनाया, ये ओरिजिन एक्स वाई है,
तो पहले इसकी पोजीशन ये थी ए, थोड़ी देर बाद इसी ओरिजिन से ये पोजीशन बी। पहले पोजीशन R1 थी, अब पोजीशन R2 हो गई। R1 R2 एक ही लाइन में कि अलग अलग, तो पोजीशन चेंज हो गई। ओरिजिन हमने वही रखा, तो एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हुई। टाइम भी बीता होगा कुछ, तो अगर पोजीशन चेंज हुई है तो पक्का है कि ये ए से बी तक चलकर गया है। चलकर गया है मतलब क्या? मोशन हुआ। तो मोशन की डेफिनेशन क्या करें? If a particle is changing its position with respect to time, then it is in motion. Note करिए, if a particle is changing its position with respect to time, then it is in motion. And if it is moving in a straight line, and if it is moving in a straight line, then it is one dimension motion. अच्छा, इसको हम लोग किसी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ से दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट लिखे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर 1D मोशन। स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेशन फॉर 1D मोशन। ये हम यहां से एक शहर से दूसरे शहर तक गए, स्ट्रेट लाइन। ओके, ये डिस्टेंस मान लो कोरबा से चापा 40 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे हम गए। यहां पर हमने लिखा x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। क्या समझे कि यहां पर ओरिजिन है और अभी आप कितनी दूर पहुंचे हैं? 0। फिर यहां पर हम आ गए, x इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 20 मिनट, x इज इक्वल टू 20, t इज इक्वल टू 27 मिनट, x इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 35 मिनट, x is equal to 40, t is equal to 45 मिनट। अब देखिए इस लाइन पे हमने क्या दो चीजें शो की हैं? चेंज इन पोजीशन x कोऑर्डिनेट एंड चेंज इन टाइम। दिस इज वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इन पिक्चर। मोशन को हम किस में दिखा रहे हैं? पिक्चर में दिखा रहे हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम ग्राफ भी कहेंगे, पर ग्राफ हम 2 डायमेंशन ग्राफ बनाना ज्यादा पसंद करेंगे। एनीवे, इस तरह से हम इसको दिखाया सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। टाइम को हम 2 तरह से लिखा करेंगे। किस तरह से? एक तो ये है कि शुरू का टाइम हम 0 मान लिए, उसके बाद हम गिनते जाएंगे, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, ऐसा। दूसरा टाइम का तरीका है कि कितने बजे हैं,
उसको हम लिखेंगे। बचे में हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर हमने चलना स्टार्ट किया 11:00, यहां पे 11:20, फिर यहां पे 11:27 PM, 11:45 AM। तो मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं और ऐसा भी लिख सकता हूं, दोनों अलाउड है। ठीक है, आप चाहें तो घड़ी का टाइम भी लिख सकते और आप चाहें तो टाइम पीरियड भी लिख सकते। ये हमने क्या लिखा है, पीरियड, कि इस समय से कितना पीरियड बीत गया, और ये क्या लिखा है, घड़ी में कितना बचा है। दोनों ही टाइम के इंडिकेटर्स हैं, इसलिए हमारे ग्राफ में दोनों चलेंगे फिजिक्स में। ठीक, ये x ये है, हमेशा इसके साथ हमको यूनिट लिखना चाहिए। कोई भी एक जगह पे हम इसको यूनिट को लिख सकते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी हो वो लिखना ठीक रहता है। दैट इज द रूल। ओके, इस तरह से हम टाइम को पीरियड में लिख सकते हैं, घड़ी में कितना बजा है उस पर लिख सकते हैं, और साथ में एक्स को भी लिख सकते हैं। एक ही लाइन में दोनों चीज दिखा सकते हैं। उससे हमको क्या पता लगेगा, किस टाइम पर किसकी पोजीशन है। तो एक्स जो है टाइम के अनुसार बदलता है। उसके लिए हम लोग कैलकुलस का एक शब्द यूज करेंगे, फंक्शन। तो जब कैलकुलस की क्लास आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये समझ सकते हैं, x दैट इज पोजीशन is x is position is a function of time। देखिए, इसको मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, पोजीशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ये होता है जिस पर डिपेंड करता है। तो पोजीशन किस पर डिपेंड करती है, टाइम पर डिपेंड करती है। कौन सी चीज की, व्हेन ए पार्टिकल इज इन मोशन। ये हम मानकर चल रहे हैं, पार्टिकल इन मोशन। पोजीशन को मैंने क्या लिखा, x। इज को क्या लिखा, ये इक्वल। इसको हमेशा मैथ्स में क्या लिखना, इक्वल। फंक्शन f ऑफ टाइम t। तो इस पूरे इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस को मैथ्स में हमने कैसे लिखना, x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बोलेंगे मुंह से ये, हाथ से लिखेंगे ये। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा कि लिखिए y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो आप y इज ए फंक्शन ऑफ x इंग्लिश में नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ओके। कैलकुलस में हम लोग फिर इसको और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हमको ये समझ में आता है कि x किसके कारण चेंज होता है, किसके साथ साथ चेंज होता है, टाइम के साथ साथ चेंज होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है, इन मोशन। तो मोशन में x हमेशा टाइम का कोई ना कोई फंक्शन होगा। अब फंक्शन क्या होते हैं, उसकी वैरायटी क्या होती है, किस तरह से उसको लिखा जाता है, ये अभी हम लोग 2 क्लास के बाद जब डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे उस समय हम इसको करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, खाली डेफिनेशन। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी जिसके डिस्क्रिप्शन में हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके डिस्क्रिप्शन में डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, इसका ये मतलब है कि अगर हमको डायरेक्शन नहीं बताई जाए तो भी हम उस क्वांटिटी का फुल मीनिंग समझ जाते हैं। जैसे 5 kg शुगर लेकर आओ, तो हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हमको बोला जाए कि यहां से 5 किलोमीटर दूर मेरा भाई खड़ा है, उसको जरा ले आओ,
तो हम पूछेंगे कि 5 किलोमीटर इधर जाओ या 5 किलोमीटर इधर जाओ। तो वो हमको क्या बताया जा रहा है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, पोजीशन। तो हमारे ब्रदर की पोजीशन बताने के लिए हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो सिर्फ 5 किलोमीटर से काम नहीं होगा, 5 किलोमीटर भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। किस चीज के लिए, पोजीशन के लिए। तो पोजीशन जो है वो होगी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें ये दोनों चीज हमें चाहिए। ठीक है, तो ये है स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। ये पहले आपने पढ़ी है किस क्लास में? ओके, तो दैट इज वेल नोन टू यू, उसमें हम लोग को फिर ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दो शब्द हम कहाँ यूज करेंगे? तो आंसर है, एक ऑब्जेक्ट की कोई एक पोजीशन है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसकी पोजीशन बदल गई। यहां पर ए पे था, थोड़ी देर बाद हमने देखा वो बी पर पहुंच गया है। ठीक है, तो ए से बी तक वो पहुंचा है, तो इसके बारे में दो क्वांटिटीज हम डिस्कस करेंगे। नंबर एक कि ए से जब चलकर वो बी तक पहुंचा है तो किस रास्ते से गया है, उस रास्ते पे एक एक कदम हम भी एक एक पॉइंट लगाते हुए जाते हैं। जैसे वो यहां से ऐसे गया, फिर मुड़ा, फिर ऐसे गया, फिर मुड़ा, फिर ऐसे गया और ये यहां पहुंचा। तो ये यहां से चला 4, ये यहां से चला 6, फिर यहां से चला 2, फिर यहां से चला 4 और फिर यहां से चला 2। इतने कदम चला। तो कितने कदम चला? ये 10 और 4 and 4 8, 18 स्टेप्स चला। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ कवर, दैट इज डिस्टेंस। दूसरा, ये यहां पर था जिसकी पोजीशन, थोड़ी देर बाद ये इसकी पोजीशन हो गई। तो अगर हम ये एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, देन ये स्ट्रेट लाइन की लेंथ हमको क्या बताती है? डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दैट? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशंस, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशंस। वेक्टर में हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से इसकी पोजीशन R2 है, इसकी पोजीशन R1 है। तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन। R2 किसकी पोजीशन है? B की। R1 किसकी पोजीशन है? A की। दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया? A। ये वेक्टर को जब हम प्लस माइनस करेंगे उसमें देखेंगे। ओके, नोट करिए। द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, द लेंथ ऑफ पाथ traveled is called distance. Is called distance. Full stop. Distance between 2 points. Distance between 2 points. Second लिखिए। The difference of position, the difference of positions between the 2 points is called displacement. Is called displacement. इसमें एक चीज याद रखिए, डिस्टेंस के साथ आप हमेशा वर्ड लगाएंगे ट्रेवल्ड और कवर्ड।
डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं किया जाता। डिस्प्लेसमेंट होता है, एग्जिस्ट, उस रास्ते से कोई गया कि नहीं गया, दैट इज इमटेरियल। समझ आया? तो डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट बट डिस्टेंस हैज टू बी ट्रेवल्ड, डिस्टेंस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, दैट इज टू बी डन। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या हुआ? पाथ लेंथ। डिस्टेंस में कहीं लिख लीजिए पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ। दोनों का डिफरेंस लिखिए, डिफरेंस। डिफरेंस में उसकी प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी। दो कॉलम बना लीजिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। First, length of path actually traveled. Length of path actually traveled. Displacement में shortest distance between initial and final position. Shortest distance between initial and final. Final position. ठीक है, ये पहला हो गया। सेकंड लिखिए, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। Third, distance is never negative or zero. It is always positive. Displacement may be positive, negative or zero. Positive, negative or zero depending on final position. ओके, इसको देखिए, एक पेंडुलम यहां से चला 1, 2, 3 सेंटीमीटर, फिर इधर मूव किया 1, 2, 3 सेंटीमीटर, तो कितना चल चुका? उसके साथ कदम मिलाकर चलिए और गिनिए। 1, 2, 3, उल्टा हुआ 1, 2, 3, 6। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। डिफरेंस इन पोजीशन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? नो डिफरेंस, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। और अगर ये इधर आ गया, ये
तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया? नेगेटिव। लेकिन डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। उसमें माइनस या जीरो नहीं होता। पोजीशन हिली, अपनी जगह से पार्टिकल हिला, मतलब उसका डिस्टेंस का काउंटिंग स्टार्ट, और हमेशा पॉजिटिव। नेक्स्ट लिखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in a given time. Distance traveled in a given time is larger or equal. Larger or equal to displacement. Larger or equal to displacement. It is never smaller than displacement. The smallest distance in a straight line is the displacement. हो गया? अच्छा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये दो पोजीशन है और ये हमने स्ट्रेट लाइन खींची, तो इसमें क्या क्या चीज इक्वल है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है। इसलिए इसका हम जो भी फॉर्मूला बनाएंगे उसी को डिस्टेंस के फॉर्मूला में यूज कर लेंगे और उसी को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला में यूज कर लेंगे व्हेन मोशन इज इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उस समय हम लोग इस बात के लिए इंसिस्ट नहीं करेंगे कि सर आपने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, ये जो डिस्टेंस है, या आपने डिस्टेंस बोल दिया, ये जो डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में दोनों एक बराबर होते हैं। अगली प्रॉपर्टी लिखिए, द डिस्टेंस कैन हैव मेनी वैल्यूज between 2 points. Distance can have many values between 2 points depending upon the path. ये पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, ए और बी के बीच में डिस्टेंस सबके अलग अलग होंगे। डिस्प्लेसमेंट में लिखेंगे इट हैज ओनली वन वैल्यू, क्योंकि उसमें हमको एक ही स्ट्रेट लाइन बनानी है, उसकी वैल्यू कम या ज्यादा नहीं हो सकती। सो ये इसकी वैल्यू तो नहीं बदलेगी। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो डिस्टेंस कैन हैव मेनी वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट कैन हैव ओनली वन वैल्यू। दैट्स ऑल। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हो गया। इसके बारे में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं। ज्योमेट्री को मिक्स करके हम इसके न्यूमेरिकल बनाया करते हैं। ज्योमेट्री को मिक्स करके, जैसे घड़ी चल रही है, ये इसका कांटा है, यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है, और जब इसमें टाइम 6 o'clock to 6:30 होता है, ये 6 o'clock में घड़ी का मिनट कांटा यहां पर है, 6:30 में यहां आ जाएगा। Then how much is the distance and how much is the displacement for the tip? For the tip of the needle. तो tip of the needle में displacement कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 5 into r। पाया। बस इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं कि अगर एक घड़ी में 6 बजा है तो 6:45 तक
उसकी टिप का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताओ। तो 6:45 करेंगे तो यहां आ जाएगा। तो ये रहा इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो गया 3/4 ऑफ 2πr। ये क्या हुआ डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट ये दिस इज 5, दिस इज 5, तो ये कितना हो जाएगा √2 × 5। ये क्या है डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है डिस्टेंस। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के इंटेलिजेंस लगा के करना चाहिए। और वैसे कोई भी एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, बट एनीवे यू अंडरस्टैंड कि कैसे करना है। फर्स्ट पोजीशन, फाइनल पोजीशन, स्ट्रेट लाइन। ज्योमेट्री की हेल्प लेनी है, लेंथ निकाल देंगे। और डिस्टेंस के लिए मोस्टली आपको पाई वाले फॉर्मूला काम आएंगे या ट्रायंगल के, रेक्टेंगल के, जो शेप है उस शेप को यूज करिए। ठीक है। सो दिस इज अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगली क्लास में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी ये स्टार्ट करेंगे।